अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शंस में मुबैना धांधली के ऊपर एक वाइट पेपर जारी किया है। प्रोग्राम में आगे जाकर अपने तज्जियाकारों की उसके ऊपर राय जानेंगे। बट सबसे पहले जिक्र करते हैं मशहूर ज़माना 2015 का LNG केस, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब भी को एक्यूज़ थे। और परसों की खबर है कि जब नैब ने ये केस वापस लिया और ये केस ख़त्म हो गया काफ़ी सालों बाद। हालांकि हमें याद है पूरा सागा क्या हुआ था इसके ऊपर, जब न सिर्फ छापे मारे गए मुख्तलिफ रहनुमाओं के, लीडरान के, जो सारे के सारे को एक्यूज़ थे उनके घरों पर, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने महीनों तक जेल भी काटी। और उसके साथ साथ ये जो जेल थी ये तब थी जब उनके ऊपर चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए थे। अब मिफ्ता इस्माइल साहब मुख्तलिफ शोज़ में आए और नेचुरली उनसे सवाल भी हुआ इस केस से मुतल्लिक। जब वो एग्जॉनरेट हुए हैं तो कुछ इंकशाफात किए हैं उन्होंने। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल के खिलाफ केसेस ना बनाए, इससे नैब की साख ख़राब होगी। मगर इमरान खान ने कहा कि मैं ज़रूर बनाऊंगा वरना मेरा बयानिया नहीं चलेगा। ये भी उन्होंने बताया कि नैब के नायब चेयरमैन ने उन्हें ख़ुद बताया कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं है, तुम सिर्फ नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ बयान दे दो तो तुम्हें रिलीफ मिल सकता है। और ये भी कहा, ये मतलब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, सॉरी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को तो केस का पता ही नहीं है, उनके खिलाफ कैसे झूठा बयान दे दूं। फिर ये भी बताते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब वो जेल में थे तो मिफ्ता साहब को ख़त लिखा और ये कहा कि उनके खिलाफ बयान दे दो और छूट जाओ, लेकिन मैंने ऐसा ना किया। अब ये जो इंकशाफात हो रहे हैं, इसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब थोड़े जज्बाती भी हो गए, आपदीदा भी हो गए, उनकी आवाज़ भर आई और फिर उन्होंने कहा कि कम से कम इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए उन सियासतदानों में जिन्होंने केसेस बनाए सियासी इंतकाम के लिए, स्पेसिफ़िकली इमरान खान, और फिर नैब के उन अफसरान के ऊपर जिन्होंने उन अहकामात की तामील करते हुए ये बोगस केसेस बनाए, सब कुछ जानते बूझते हुए। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब तो मुतालबा कर रहे हैं माफ़ी का, लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो सियासी इंतकाम के लिए बनाए गए। अब ऐसे केसेस में अजाला कैसे हो जब ये पता चल जाए कि ये सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए बोगस केसेस थे जो नैब के थ्रू बनाए गए। अपने तज्जियाकारों के सामने यही सवाल रखा है हमने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमूद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, मुतालबा किया जा रहा है माफ़ी का, क्या समझते हैं कि यही बेहतर तरीका है या कुछ और? बहुत शुक्रिया अलीना। एक तो जब ये केस खारिज हुआ नैब की तरफ से और उसके बाद मैंने देखा है मिफ्ता साहब के इंटरव्यूज़ भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के इंटरव्यूज़ भी, और ख़ास तौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब का वो क्लिप देख के बहुत ही अफसोस होता है जिसमें वो आपदीदा हो गए, क्योंकि वो बता रहे थे कि उनके घर पर जब छापा मारा नैब के एहलकारों ने तो कितनी ज़्यादती की थी। बेडरूम में चले गए, अलमारियाँ खोल के वहाँ पे चीज़ें तलाश कर रहे थे। मतलब सोचे ना क्या तलाश किया जा सकता है जब आप बच्चों के घर के ख़वातीन की अलमारी खोलने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बड़ा दिलेरी से जेल का सामना भी किया, नैब कस्टडी भी गुजारी और इसके बाद भी आके अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। लेकिन सोचें कि इतना ट्रॉमेटिक होता है किसी भी इंसान के लिए जो कि एक मजबूती और करेज के साथ सामने आके बात करता है, लेकिन जब उसको वो चीज़ें याद आती हैं माजी की तो वो भी शायद अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकते और आपदीदा हो गए, वो आपने देखा। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है जिसके साथ भी हुआ है। तहरीक इंसाफ आज के हवाले से बात करती है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि उनके दौर में भी क्या हुआ था। और देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब का जो ट्वीट था, जिस पे बाद में आगे बात करता हूँ, लेकिन उसमें वो क्या कह रहे थे, वो कहते कि देखें मैं मेरे ऊपर और अब्बासी के साहब के ऊपर आज अगर केस ख़त्म हुआ है तो ना किसी PTI के शख्स ने आके हमें मुबारकबाद दी, ना ही कोई उनकी पार्टी के नून लीग के किसी शख्स में इतनी जुर्रत थी कि वो पब्लिकली या प्राइवेटली आके उनसे कहे कि यार मुबारक हो, तुम्हारा केस खत्म हो गया। एक आध उन्होंने मुझे बताया था कि नून लीग का रहनुमा था जिन्होंने कॉल करके उनको मुबारकबाद दी। इसके अलावा नून लीग जो उनकी साबका जमात है, जो जब इनको गिरफ्तार किया गया था उनके बात करती थी उनके खिलाफ कितनी ज्यादती हो रही है, वो भी इस पर मुकम्मल खामोश है। किसी में इतनी जुर्रत नहीं हो रही कि मुबारकबाद दे सके, क्योंकि वो पार्टी से इख्तलाफ कर चुके हैं और पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन जो उनका ये ट्वीट था उसके ऊपर जब हमाद अज़हर साहब ने कहा कि देखें इस वक्त भी जो है बड़ी ज्यादती हो रही है लेकिन आप उस पर खामोश हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छा जवाब दिया था मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि हम तो अभी भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपके दौर में ये हो रहा था उस वक्त आपके लोग कहाँ थे? सबको पता था जो केसेस बनाए जा रहे हैं, खासतौर पर जो LNG रिलेटेड केसेस है वो गलत केसेस बनाए जा रहे हैं।
और हमारे शो पे मुझे याद है, एक तो असद उमर साहब कहते थे कि गिरफ्तारी इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। अली जैदी साहब ने मुझे याद है कि उस वक्त ये कहा था, जबकि बाद में उनके मिफ्ता साहब से बड़े इख्तलाफ हुए थे कि नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। तो उस वक्त वाकई पीटीआई के कुछ ऐसे रहनुमा थे जो कि कहते थे कि इस तरह की केसेस में गलत है ये इसको गिरफ्तार करना। और इस केस में तो वाकई बहुत सारे लोगों को इल्म था कि कुछ इसमें निकलेगा नहीं, कोई करप्शन का एलिमेंट है नहीं। तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी। और वाकई आज अगर तहरीक इंसाफ ये समझती है कि प्रोसिक्यूशन हो रही है, उनके लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि जब उनकी हुक्मरानी थी, जब वो हुकूमत में थे, तो कई लोगों के साथ ज्यादती हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज जो आपके खिलाफ हो रहा है उस पर हर कोई बात करे, लेकिन जो आपने किया उस पर बात ना हो, ये नहीं हो सकता। तो अगर आप वाकई समझते हैं कि इस मुल्क को बेहतरी की तरफ जाना है और सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, तो आप भी अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, फिर ही मामला आगे बढ़ सकेगा। वरना तो अब तक लोगों को ये भी ट्रस्ट नहीं है कि कल को अगर तहरीक इंसाफ दोबारा पावर में आ जाएगी तो क्या वो दोबारा यही करना शुरू हो जाएगी कि सियासी इंतकाम कर रही होगी। इसीलिए आपको अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह करने की जरूरत है। जहां तक आपके सवाल है कि अजाला कैसे होगा, मैंने अब्बासी साहब को सुना है, मैंने मिफ्ता साहब को सुना है, जो कहते हैं कि मैं उन लोगों के ऊपर केसेस करूंगा जो इसमें मुलविस थे, चाहे वो नैब चेयरमैन हो, नैब के एहलकार हो, उस वक्त की हुकूमत के वुज़रा हो, या प्राइम मिनिस्टर हो उस वक्त के इमरान खान, जो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको वो कटहरे में लेके जाएंगे, उनके ऊपर केस करेंगे। अब मुझे नहीं पता वो केस कितना मजबूत साबित होगा, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये दुरुस्त तरीका है। एटलीस्ट इस चीज पे आवाज उठानी चाहिए, कोई कानूनी चाराजोई हो सकती है वो करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि माफी उनकी तरफ से आ जाए, एक एक्सेप्टेंस हो जाए कि गलती हुई है उनसे, और अगर इससे मुतमईन हो जाते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब या जो भी ऐसा शख्स जो समझता है उसके साथ ज्यादती हुई है और उनको लगता है कि अगर ये काफी है तो ठीक है उनके लिए, वरना कानूनी चाराजोई करके अगर वो अजाला हासिल कर सकते हैं तो करें। तो ये एक तरीका हो सकता है। हम हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड की बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पे करती है। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं इस मामले के ऊपर? मैडम शेख, माफियों का वक्त चल रहा है। माफी माफी माफी। LNG केस पर माफी मांगे, क्यों? क्योंकि नैब सरेंडर कर गया है, मतलब मुद्दई पीछे हट गया है। 16 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग TT स्कैंडल पर माफी मांगे, क्यों? क्योंकि जज ने पूरा के गवाह भुगताए बिना, पूरे गवाह भुगताए बिना, पूरा सबूत देखे बिना, पूरा केस चलाए बिना शहबाज शरीफ साहब को बरी कर दिया, शहबाज शरीफ साहब एंड फैमिली को। और शायद उनको जल्दी थी, मुनसफ को जल्दी थी वजारत इतलात व नशियात में चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन लगने की। मतलब यहाँ मुनसफ ने कमाल कर दिया। नवाज शरीफ साहब और उनके अहले खाना के बरी हो गए हैं, माफ़ी मांगे जी। क्योंकि नैब सरेंडर कर गया है। हुकूमत, पुलिस, इंतज़ामिया गुड टू सी यू कहने में मसरूफ़ थी। अदालत ने चंद पेशियों पर मज़का खेज़ और भोंडे अंदाज में उनको सब कुछ बरी कर दिया। यहाँ क्यों माफ़ी मांगे जी? क्योंकि यहाँ हवाओं का रुख बदल गया है। आसफ अली जरदारी एंड कंपनी के खिलाफ 20 करप्शन केसों पर माफ़ी मांगे, क्यों? क्योंकि अब वो सदर बन गए हैं, उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नए अदालतें, कानून, आइन, हम सब, ये हत्ता के जमहूरियत सब मुँह तक रहे हैं। मतलब यहाँ आइन आड़े आ गया है। और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीगियों के खिलाफ अरबों के करप्शन केस जो खूह खाते चले गए हैं, उन पर भी माफ़ी मांगे जी। क्यों? क्योंकि नैब तरमीम कर ली गई हैं। मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर अपने केसों को सामने रख कर और फुल स्टॉप कामे बदले नैब के। एक मुनफरिद NRO, लिया भी खुद दिया भी खुद। मैडम शेख, हवाओं का रुख बदल जाए, कोई बरी हो जाए, माफ़ी मांगे। कवानीन बदल दिए जाएं, कोई छूट जाए, माफ़ी मांगे। डील ढील कर लो और कोई पतली गली से निकल जाए, माफ़ी मांगे। तफ्तीशी मैनेज कर लिए जाएं, माफ़ी मांगे। रिकॉर्ड मैनेज कर लिया जाए, माफ़ी मांगे। नैब मैनेज कर लिया जाए, माफ़ी मांगे। असल रिकॉर्ड ना मिले, माफ़ी मांगे। रिकॉर्ड जल जाए, माफ़ी मांगे। वक्त गुजर चुका है, अब ये केस नहीं सुना जा सकता या आईनी तहफ़्फ़ुज़ है, मतलब टेक्निकल बुनियादों पर निकल जाए, माफ़ी मांगे। मैडम शेख, अगर माफ़ियाँ ही मंगवानी हैं तो क्या आज भी कोई ऐसा है जो किसी के कान में ये कह रहा हो कि झूठे केस ना बनाएं? आज भी कोई ऐसा है जो कह रहा है कि सीता वाइट तक ना जाएं? आज भी कोई ऐसा है कि जो कह रहा है इद्दत में निकाह केस पे ना जाएं? आज भी कोई ऐसा है जो कह रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयां ना करें? मैडम शेख, ये कैसे हो सकता है कि आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ का तोशा खाना हलाल है, इमरान खान का हराम है? ये कैसे हो सकता है? इमरान खान जिम्मेदार है फरा गुज्जर का, एहसन जमील गुज्जर का, मानिकाज का, बुजदारों का, जहांगीर तरीनों का, मगर नवाज शरीफ को अपने बच्चों से कोई सरोकार नहीं, शहबाज शरीफ को अपने अहल वयाल से कोई सरोकार नहीं, बिलावल भुट्टो अपने वालिद का जिम्मेदार नहीं है। मैडम शेख,
जो 2-4 केस झूठे भी थे, क्या ये सारे झूठे हैं? बिल्कुल भी नहीं झूठे। लेकिन आज अगर सच्चे झूठे सच्चे केसों पर माफी मांगने का वक्त आ गया है तो कुछ माफियां बचा कर रखो। जब वक्त बदलेगा, माफी मांगने का वक्त आएगा तो उस वक्त आपकी जेबों से माफियां निकलनी चाहिए, लिहाजा कुछ माफियां बचा के रखें। लेकिन भट्टी साहब, क्या तमाम तर केसेस का मवाजना करना दुरुस्त होगा? इजाजत हो? अच्छा, चले शहजाद, आप पहले कर लें। हाँ, आप पहले कर लें। जी, मैं ये बात करना चाह रहा था कि क्योंकि भट्टी साहब ने जिन नैब केसेस की फहरिस्त गिनवाई है, ये सवाल वैसे उससे रिलेटेड नहीं था। हम यहाँ पे एलएनजी केस जो मिफ्ता इस्माइल साहब स्पेसिफिक है या शाहिद खाकान अब्बासी, उसके हवाले से बात कर रहे थे। बाकी कई ऐसे केसेस होंगे जिसकी मेरिट मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जो मेरा एनालिसिस था वो इस वक्त एलएनजी केस को सामने रखते हुए था। और दूसरा, जैसे अब इन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया, कल को जो उनके केसेस हैं जो गलत बुनियाद पर अगर बने होंगे और जब वो बाहर आके माफी का मुतालबा करेंगे कि आप नैब वाले माफी मांगे, तो उस पर फिर भट्टी साहब यही कहेंगे ना कि बिल्कुल नैब ने गलत केसेस बनाए थे, माफी मांगनी चाहिए। तो हम उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पे हमें पता है कि वो गलत केसेस थे और वो ज्यादती के तौर पे बनाए गए, जहां पे उस वक्त तहरीक इंसाफ जो हुकूमत में लोग थे, मैंने आपको खुद बताया, वो आके शोज पे कहते थे कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। तो जिस केस में हुक्मरान जमात के अपने लोगों की ये पोजीशन हो, वहां पे तो कम से कम हम कॉन्फिडेंस के साथ एग्जैक्टली मेरा यही सवाल था। भट्टी साहब से क्विकली जवाब ले लेते हैं। भट्टी साहब। मैडम शेख, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है। और मैं तो एलएनजी केस पे भी कहता हूं कि ये झूठा केस नहीं था। इस पे कई मर्तबा मैं बात कर चुका हूं। अच्छा। और कई मर्तबा इसकी डिटेल भी बता चुका हूं। दूसरी बात है मैडम शेख, ये वो मुल्क है जहां सियासतदानों का ये हाल है कि इतने झूठ बोलते हैं, मेरी बैरून मुल्क के अंदरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, और निकल जाता है। अब्दुल मजीद अचकजई साहब थे एक, उन्होंने एक बॉर्डर को कुचला था, अदालत ने पता क्या कहा? भट्टी साहब, हम जनरलाइज नहीं करें मामले को। शहजाद ने भी बड़ी अच्छी तरह से सबूत नहीं है। मैडम शेख सुनिएगा, अदालत ने पता क्या कहा? सबूत नहीं है। और निजाम ऐसा है कि जिस दिन फर्द जुर्म लगनी होती वजीर आजम बन जाते हैं। यहां टोटल मामला है वक्त बदलने का। जो मैं कहना चाहता हूं, जो वक्त बदला है तो सारे पिछली स्लेटें साफ हो रही हैं, ये वक्त बदलेगा, अगली ये स्लेटें साफ हो जाएंगी। कोई मेरिट पे है और नैब ने क्या कहा है? वापस लिया। कोई नैब से पूछे तो सही कि क्यों वापस लिया है, क्या इसमें कुछ था, नहीं था, है नहीं है, बरी हुए हैं नहीं हुए, झूठ है क्या है? एक दिन खबर आती है, नैब ने रेफरेंस कर दिया, अगले दिन खबर आती है, नैब वापस मुड़ गया। सर, नैब तो अदालतों में बैठ के ये भी कहता है कि नहीं जी हमारे पास कुछ नहीं है, अदालत को कहना पड़ता है सर आप कॉपी पेन लेके दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट तो सुन ले। ये भी हो रहा है, तो इशारा ये करता है ना इंतकामी केसेस हैं और क्या है। महमल, आप जवाब देना चाहेंगी भट्टी साहब को, या आपका मौकिफ बिल्कुल अलग? देखिए लीना, मेरा तो इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है कि जो आपका बुनियादी सवाल है कि इस सब का अजाला कैसे हो सकता है, तो मेरे तो ख्याल में सही मानों में तो लीना इसका अजाला कैसे हो सकता है? जिन लोगों के ऊपर झूठे केसेस बनाए गए, जिनको जेल में डाला गया, उनकी ज़िंदगी के वो अज़ियतनाक दिन तो वापस नहीं आ सकते ना। जिस तरह से उनकी रेपुटेशन को नुकसान हुआ, उनकी फैमिलीज जिस कर्ब से दो चार हुई, और जिस ट्रॉमा से वो अब भी जब उसको रिकॉल करते हैं तो उसका जो ट्रॉमा है वो उनके सामने आता है, उसका अजाला जो है वो कैसे होगा इन सब चीज़ों का? तो जो अगर आप असली मायनों में, लेकिन हाँ इसकी अलीना शुरुआत ज़रूर हो सकती है, इसकी दुरुस्तगी ज़रूर हो सकती है। एक तो वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी के साथ जो कि विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स हो। अब आप देखें कि पीटीआई की लीडरशिप खुलकर अपनी गलती का इतराफ़ नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आज बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आज बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? नून और पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। उसके बावजूद उनके दौर में भी इक्का दुक्का केसेस सामने ज़रूर आए ऐसे। लेकिन आप मुझे बताएं कि पीटीआई के दौर में कौन सा लीडर नहीं था ऑपोजिशन का जिसके ऊपर केसेस नहीं बनाए गए या जो जेल ना गया? वो फरियाल तालपुर हों, वो आसिफ जरदारी हों, वो बाकी नून के लोग हों, तो ये हमने ये जैसा शाहिद साहब, मिफ्ता साहब, इन सब के जो केसेस हैं, आपने केसेस बनाए कुछ एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे। अब आप कहते हैं कि उन्होंने उनके कहने पे, और कुछ अपने लिए भी आपने किए थे, क्रेडिट भी आप लेते थे उन केसेस का। आप बुराई शुरू करें, बुनियाद रखें, आप बीज डालें, पानी दें, तो पौधा तो बनेगा ना। आज वो पौधा दरख्त बन गया, तो अब ज्यादा गलत भी हो रहा है, ये बात दुरुस्त है आप। लेकिन उन केसेस के बारे में ये कहते हैं कई दफा कि हमने नहीं बनाए, एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए। लेकिन खान साहब बताते थे हमें अलीना उस वक्त कि फौज जो है वो बाकियों के खिलाफ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो तो करप्ट है, और मुझ पे क्यों नहीं करती, क्यों मेरे पीछे क्यों नहीं आते, क्योंकि मैं करप्ट नहीं हूँ। तो आज जब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब बरी हो गए हैं और आप जेल में, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ?
अपनी गिरफ्तारी से पहले तक खान साहब जो हैं वो ये कहते थे कि जब भी वो वापस गवर्नमेंट में आएंगे तो आईएसआई की मदद से जो है वो इनके खिलाफ केसेस चलाएंगे और इनके बारे में जो भी बातें करते थे। तो और आज भी पीटीआई ये कहती है कि उन्होंने बात करनी है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, यानी आर्मी चीफ है, डीजी आईएसआई से बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर अलीना इस सब का अजाला करना है, इस सब को ठीक करना है, इस रिवायत को खत्म करना है, तो आपको दूसरी सियासी जमातों के साथ, पॉलिटिकल क्लास के साथ बैठना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठना चाहते हैं तो इस सोच के साथ तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सके। इसलिए इस सोच का भी खात्मा करना होगा और आपको अपनी सियासत की इस रिवायत को चेंज करने के लिए आपको सियासी जमातों के साथ बैठकर रूल्स ऑफ द लॉ आपको तय करने पड़ेंगे, ताकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ऐसे झूठे केसेस जो लोगों की जिंदगियां खराब कर देते हैं वो खत्म हो। मज़ा साहब, देखिए कानूनी रास्ता क्या है इसका। एक तो ये है कि हमारी यहाँ बदकिस्मती से जो डेफेमेशन लॉज हैं वो कमज़ोर हैं। 2002 का जो कानून है उसका तरीक़ा तो यही होता है कि किसी ने मेरी बेइज्जती की है, किसी ने मेरे ख़िलाफ़ झूठा केस बनाया है और वो झूठा साबित हो जाता है तो मैं उसके मुकदमा कर दूँ। मुकदमे का तरीक़ा यही होता है कि आप नोटिस भेजते हैं और यही कहते हैं कि इस पर माजरत की जाए, वरना हम लीगल जो है प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाएंगे। तो जो कानून में लिखा है वो तो यही लिखा हुआ है। अब होना क्या चाहिए, अभी नैब, आज नैब कुछ है, कल नैब कुछ थी, कल कुछ और होगी नैब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका माने ये हुआ कि नैब को सबने अपने अपने दौर में इस्तेमाल किया। तो उसका कानूनी और तरीक़ा यही है कि अगर आप ऐसे कवानीन बना दें कि अगर नैब जो है वो किसी पर मुकदमा कायम करती है और 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वो आदमी बरी हो जाता है, तो जितना हैवी फ़ाइन उस आदमी पे लग सकता था, उस मुल्ज़िम पे, वही हैवी फ़ाइन नैब पर लगना चाहिए। वही उन लोगों को उनके ख़िलाफ़ वही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप अपना मुकदमा साबित नहीं कर सके। आप साबित नहीं कर सके, आपने एक शख्स को इतने साल जेल में रखा, जो टॉर्चर किया नहीं किया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उस पर घर पे छापा मारा। तो ये उसूल तय कर देना चाहिए ताकि जो नैब एज एन इंस्टीट्यूशन जो है उसको भी वो हो जाए कि उसे पता हो कि जी गवर्नमेंट चेंज होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर ये मेरे ख़िलाफ़ कल ये कोर्ट चले गए और मैं पॉलिटिकल प्रेशर में आके मैंने प्रोसिक्यूशन बंद कर दी या ये मुकदमा वापस ले लिया, तो वही फ़ाइन मुझ पर लग सकता है। तो वो तरीक़ाकार मेरा ख़्याल है, ज़ाहिर है नैब के क़वानीन में आपको तब्दीली लानी पड़ेगी, लेकिन एहतसाब पाकिस्तान में पहले दिन से सिर्फ सियासी होता है। उसमें होता यह है कि जो जेन्युइन केसेस भी होते हैं, जो जेन्युइन करप्शन के केसेस भी होते हैं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नज़र हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल में नैब के कवानीन को जो है बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और नैब अगर किसी पर मुकदमा कायम नहीं कर सके, गवर्नमेंट कोई भी हो, तो फिर नैब शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और शुड बी फाइन एंड पनिश्ड। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं कि एलएनजी रेफरेंस से बरी होने के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो इनकशाफात किए हैं और फिर दीगर रहनुमा भी सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में खासकर शिकवा करते आए हैं। बट ये जो सियासतदानों की तरफ से एक रिवायत सी बन गई है कि दूसरी पार्टी के ऊपर तनकीद करते हैं, लेकिन अपनी दफ़ा जब होता है तो वो फिर ज़ाहिरी बात है उनको नज़र नहीं आता, अपने साथ बुराई नज़र आती है, दूसरे के साथ नहीं। सो इसका अजाला कैसे हो एग्जैक्टली? अच्छा शहजाद, ब्रेक से पहले जो भट्टी साहब कह रहे थे और उनका मानना ये है कि ये जो एलएनजी केस था इसमें भी बहुत से शवाहिद थे मिफ्ता साहब के ख़िलाफ़, शाहिद खान साहब के ख़िलाफ़, और तमाम तर जितने केसेस थे नून लीग पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ वो दुरुस्त थे, लेकिन नैब और हवाओं के रुख इसके ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे ख्याल से अलीना, इसको जनरलाइज करना कि तमाम केसेस बिल्कुल ठीक थे, ये गलत होगा, या ये कह देना कि तमाम केसेस ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए थे, ये भी गलत होगा, क्योंकि कई केसेस जो बने थे वो तो तहरीक इंसाफ के दौर से पहले बने थे और वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए थे। तो उसमें से वाकई बहुत सारे केसेस ऐसे थे जो कि शायद नून लीग को उस वक्त दबाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन जैसे एक केस की एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, भट्टी साहब ने अभी कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का केस था, अगर आप देखें वो केस कितने भोंडे तरीके से ख़त्म हुआ, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें कोई ऐसी चीज़ें थी जो कि
जब हुकूमत में आई पीडीएम और पीएमएलएन, तो वो नहीं चाहते थे कि उस पर इन्वेस्टिगेशन हो और वो ट्रायल के बगैर ही खत्म हो गया। लेकिन ये जो एलएनजी केस है, इसके अगर आप उस वक्त सवालात ही देख लें जो भेजे जा रहे थे या डिस्कशन जो जेल में शाहिद खाकान अब्बासी के साथ या मिफ्ता इस्माइल के साथ होती थी कि एलएनजी प्लांट क्यों लगाया, एलपीजी क्यों नहीं लगाया, और इस तरह के पता नहीं कितने बेतुके सवाल थे, तो उसको देख के तो अंदाजा हो जाता था कि मेरिट नहीं है। और बल्कि नैब ने खुद ने ही आखिर में उस केस को खत्म कर दिया। कुछ वो निकाल नहीं सके उस केस में, कहीं ट्रायल में हमें कोई ऐसी चीज नहीं नजर आई कि कहीं आपने क्या बहुत ज्यादा रेट पे एलएनजी खरीद ली थी, कोई किकबैक आपको मिले थे। मुझे तो इस पूरे केस में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई, तो इसीलिए मैं तो कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता ये केस कोई बहुत ज्यादा मजबूत केस था। बाकी केस टू केस बात हो सकती है, हो सकता है किसी केस के मेरिट ज्यादा हो। इमरान खान के ऊपर भी जो केसेस बने, बहुत सारे केसेस हमें बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट नजर आ जाता है कि वो सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए बने। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें वाकई इमरान खान को जवाब देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से जनरलाइज नहीं किया जा सकता इस बात को। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है मैडम शेख कि मैंने हमेशा बात की है कि जैसे राना सनाउल्लाह थे, जैसे एहसन इकबाल थे, उन पे जो था वो केस जो बनाए गए दोनों झूठे केस थे, और जो हनीफ अब्बासी का केस था उसका जिस तरह फैसला किया गया वो एक बड़ा मुतनाज़ फैसला था। लेकिन मेरा सवाल ये है मैडम शेख कि आपने कहा ना कि ये लफ्ज़ माफ़ी का इस्तेमाल किया, जो बड़ा एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसमें आप यानी हम इसी जोगे ही रह गए हैं कि इस एक वक्त बदलता है और सारी स्लेट साफ़ हो जाती है, और अगला वक्त आता है सारी स्लेट साफ़ हो जाती है। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब एहलो अयाल के हमरा बरी हो गए हैं, मुझे आज कोई आप बता दें या कोई बंदा बता दे कि ये नहीं, सिर्फ एक मेरी बात कंप्लीट होने कि ये एवनफील्ड फ्लैट्स किसके थे, ये किसके थे, मनी ट्रेल कहां से आई, कोई इसका सवाल का जवाब। शहबाज शरीफ अयाल के हमला बरी हो गए, ठीक है बरी हो गए, बताएं कि उनके बच्चों के असासे हजारों फीसद उनकी वजारत आला के दौरान कैसे बढ़े। आसिफ जरदारी साहब एंड कंपनी किसी सवाल का जवाब दिया हो, और एलएनजी रेफरेंस में नैब पीछे हटा है। मैं कह रहा हूं नैब क्यों आगे बढ़ा था, नैब ने क्यों रेफरेंस दायर किया था, क्यों पीछे हटा है। साथ बैठा हूं, मेरे पास बेहतरीन मौका है आपसे यहाँ बराह रास्त बात करने का। जिन केसेस की आप मिसाल दे रहे हैं और जिन लोगों की आप मिसाल दे रहे हैं, वो तो इस वक्त सिस्टम के साथ खड़े हुए ना। अब्बासी साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब हो रहे हैं, उनका अगर स्लेट क्लीन हो रहा है तो वो तो नहीं है इस वक्त हुकूमत के साथ, और उनका केस अब जाके खत्म हुआ है। बाकी जिन केसेस की आप बात करें वो तो आपको पता है, जैसी पीडीएम हुकूमत आई थी, कानून चेंज हुआ, तमाम केसेस खत्म हो गए। इनका तो अब जाके हुआ है ना। भट्टी साहब, मैडम शेख नहीं, इस वक्त फोकस पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसके अलावा कोई गर्ज नहीं किसी को कि किसका केस खत्म हो रहा है, किसका केस सुना जा रहा है। हो सकता है कि इसमें बहुत टेक्निकल पॉइंट्स हों जिन टेक्निकल बुनियादों पर वो निकल गए हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि अगर ये एलएनजी इस पे अगला कल का दिन रख लें, परसों का दिन रख लें, मैं भी बात कर लूंगा एलएनजी पे डिटेल के साथ। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाए बगैर मुझे ये बता दें भट्टी साहब कि मसला ये नहीं है कि अगर केसेस सही तरह बनाए जाएं, जेन्युइनली बनाए जाएं, उनको परसू किया जाए, तो फिर यहाँ तक नौबत आई ना, जो सही केसेस हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे, जो नहीं है उनके बनने तक नौबत ही ना आए। तो ऐसा होता क्यों है कि सियासी मैनिपुलेशंस होती हैं, चाहे सियासतदानों की तरफ से या कहाँ से, वो भट्टी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैडम शेख, मसला है रूल ऑफ लॉ का, मसला है कानून की बालादस्ती का, मसला है डीलों और ढीलों का, मसला है आप ये जो एक जिन जफ्फा है कि आप एक शाही ख़ानदान है, प्राइवेट कंपनी है, आप इक़्तिदार में आते हैं, सबसे पहले अपना काम करते हैं। मसला ये है कि किसी को कोई गर्ज नहीं कि इस मुल्क को कितना किसने लूटा है, किसी को कोई गर्ज नहीं कि कौन असली हैं, कौन नकली हैं, कौन से झूठे हैं, कौन से सच्चे हैं। मसला ये है कि इस वक्त कौन है आगे, किसका आप चल सकता है। तो अगर आप समझते हैं मैडम शेख कि ये इन सारों से माफी मांगनी चाहिए तो मांग लेते हैं। एक नैब आप एक कर दे अदालत में कि पूरी कौम माफी मांगे, हम मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन माफिया अगर आज आप माफिया मंगवा रहे हैं तो कुछ माफिया जो है वो बचा कर भी रखें। महमद, देखिए लीना, यहाँ पर ये कोई नहीं कह रहा कि सियासतदानों के ऊपर जो है वो मेरिट के ऊपर केसेस नहीं बन सकते। अगर कोई करप्शन का केस है, कोई दूसरा है, तो वो आप जरूर केसेस बनाएं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक मेरिट की, दूसरा ड्यू प्रोसेस की। तो जब वो चीजें नहीं होती, और कई ऐसे केस जो बिल्कुल ही झूठे होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी मिफ्ता साहब ने जैसे बताया कि जब खान साहब को उनके कुछ कॉलीग्स ने कहा, उनके पार्टी के लोगों ने कहा कि इनके ऊपर केसेस नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल ही नैब की वैल्यू खत्म कर देते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा कि इससे मेरे नैरेटिव को
धचका लगेगा। यानी उनका जो एक नैरेटिव, उनको अपना नैरेटिव बचाने की ज्यादा फिक्र थी, ना कि ये कि किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो ये चीजें, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जमरे में आता है कि जब आपको पता है कि एक केस में कुछ नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, लेकिन आपको है कि मेरा नैरेटिव ना इससे खराब हो जाए, तो तब ये केस जो है इसको इसलिए आगे चलाते रहो, वो बेचारे जेलों में पड़े हैं। ये एक मसला है। देखिए, इशू ये नहीं है, इशू सीधा सा है कि क्या नैब हर दौर में पॉलिटिसाइज नहीं हुई है। अगर हुई है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे इज़ रिस्पॉन्सिबल कि वो एक ऐसे इदारे को जिसको अकाउंटेबिलिटी के लिए बनाया गया है, उसको जब आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो जो केसेस मेरिट पर भी होंगे उस पर भी क्वेश्चन उठ जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ है, हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे कि भाई नैब जनरल मुशर्रफ से लेके आज तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुई है। कोई इस चीज़ को डिनाई कर दे तो आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म कर दें, नैब को एक ऑटोनमस इदारा बनाएं, उसको चलने दें, कोई गवर्नमेंट आती है नहीं आती, और दे शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अगर केसेस अप्रूव नहीं होते। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ हाजिर होंगे। वेलकम बैक। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक एक वाइट पेपर जारी किया है। ये भी साथ ही साथ मुतालबा किया है कि न सिर्फ तहकीकात करवाई जाए जो कि इलेक्शंस में उनके मुताबिक मुबैना धांधली थी, बल्कि इसके ऊपर एक जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए और इलेक्टोरल जो रिगिंग है उसके ऊपर रिफॉर्म्स किए जाएं ताकि प्रोसेस को इन जनरल बेहतर कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनके आप एक्स के ऊपर ऑफिशियल अकाउंट्स ले लीजिए या बाकी जगहों पर, जैसे रऊफ हसन साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अदलिया को तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो 6 जजेस के खत से मुतल्लिक केस है उसमें भी अदलिया स्पेसिफिकली चीफ जस्टिस साहब के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से समाज चल रही है उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक तरफ तो तनकीद, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर उसी अदालत से इंसाफ का मुतालबा भी कर रही है और ये भी कह रही है कि जो इलेक्शंस से मुतल्लिक उनका केस है वो भी सुने, दरख्वास्तें भी सुने और रिलीफ भी दिया जाए। तो क्या ये दोहरा मयार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? अपने तजियाकारों से जानते हैं और इसकी वजह क्या है। भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि 2 इशू हैं। एक है जो 6 जजेस का मामला और उस पर जो समाअत हो रही है, और दूसरा है वाइट पेपर। तो पहले मुख्तसर करके ये जो 6 जजेस का मामला है, चीफ जस्टिस साहब ने इससे पहले इस मामले को मिस हैंडल किया और अब इस मामले को डिफ्यूज़ करने में लगे हुए हैं। 3 हाई कोर्ट के जजेस भी वही कह रहे हैं जो 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स ने कहा, और 4था हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट बकौल जस्टिस अतरम मिनल्लाह कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह गए वो। और एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मुझे याद है जब फ़ायज़ ईसा काजी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था और उनके ख़ानदानों की इंफॉर्मेशन कुछ बाहर निकली थी फैमिली की, तो ये बहुत दुखी थे। इन्होंने ख़त लिखा था सदर आरफ अलवी को, तब के चीफ जस्टिस को, अदालत में पेश हुए तो इस पर बहुत बोले और कहा कि ये चीज़ें लीक हो रही हैं, गैर आइनी है, गैर कानूनी है, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, जजेस के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। मीडिया पर बहुत बरम दिखाई दिए। अभी समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार का जब मामला आया तो चीफ जस्टिस साहब, मुझे तवक्को थी कि वो बहुत बोलेंगे और उसी दर्द से बोलेंगे जिस दर्द से वो अपने लिए बोले थे, लेकिन मुझे मायूसी हुई। अब आ जाइए मैडम शेख, ये जो वाइट पेपर है, ये 300 सफाती वाइट पेपर है, लेकिन काम के सफ़े 234 हैं। इसमें तहरीक इंसाफ ने 180 सीटें जीतने का दावा किया है और इलेक्शन कमीशन का किरदार, फार्म 45, फार्म 47, आरओज प्रेजाइडिंग अफसरों का किरदार, प्री पोल रिगिंग जिसमें बल्ले का छिन जाना, सियासी स्पेस ना होना, क्रैकडाउन, पार्टी का तोड़ा जाना, कागजात नामजदगी छिन जाना, मुस्तरद होना, छापे, गिरफ्तारियां, इंटरनेट बंदिश, मीडिया पर पाबंदियां, पीटीआई वेबसाइट, लियाकत चट्ठा का बयान, तमाम सियासतदानों के बयान, मखसूस नशिस्तें खा जाना, और सुप्रीम, और सबसे अहम बात जो इसमें है वो ये है कि ये सारा कुछ होता रहा, फ़ायज़ ईसा काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट खामोश रही, ये सारा कुछ होता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ना किया, अदलिया ने कुछ ना किया, और ये सब कुछ होता रहा। और हमारी पटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, अभी तक नहीं लगी, और जो हमने दरखास्तें दी हैं ट्रिब्यूनल्स में और अदलिया में, वो भी नहीं सुनवाई हो रही। तो ये मुतनाज़ा हल्का बंदियों, लंदन प्लान, निगरान हुकूमतों के किरदार से लेकर जुडिशल कमीशन तक, इसमें सब कुछ है जो हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं।
सर लेकिन ये बता देना कि गिला भी उन्हीं से करते हैं या इल्ज़ाम भी उन्हीं के ऊपर लगाते हैं। तासुर तो ऐसा ही जा रहा है कि आपने हमारी दरखास्तें पढ़ी हुई हैं, उनको नहीं सुना, लेकिन फिर इंक्वायरी का मुतालबा भी उन्हीं से कर रहे हैं। मैडम शेख, सेम वही पोजीशन है जो मेरी और आपकी है। अब मैं क्या करूं? आप मुझे जब चाहें टोक दें, लेकिन फिर कल मैं आपके सामने पेश होना पड़ता है, तो क्या करूं मैं? आप कोई मैं इस पोजीशन में तो नहीं कि एंकर बदल लूं, इसी पोजीशन में होकर गुजारा करूं। तो आप ऐसे ही करते हैं, आप ऐसे ही तो करते हैं, आप गिले भी किए जाते हैं और फिर इंसाफ का मुतालबा भी मेरे से ही करते हैं। नहीं, आप लेकिन ताकतवर है, मैं कमजोर हूं, बस यही हाल है। आपके साथ गुजारा कर रहा हूं क्योंकि मेरी नौकरी है। अच्छा, लेकिन कुछ फैक्ट्स को भी तो देखें ना मेमल। हमेशा नजर आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुख्तलिफ केसेस के अंदर कि यही होता है, अगर फैसला हक में है तो फिर बिल्कुल सही है जज, लेकिन वही जज अगर फैसला खिलाफ दे देता है या कुछ मर्जी की बात नहीं होती तो फिर वो बुरे हो जाते हैं। तो ये क्यों है? देखिए लीना, ये तो पीटीआई का हमें मालूम है कि वो सियासत करते हैं इश्यूज के ऊपर, और एक सियासी जमात है और उनका कोई प्रिंसिपल स्टांस तो होता नहीं है इन चीज़ों के ऊपर। जहां उनको अपना सियासी फायदा, उससे रिलेटेड जो चीज़ होती है वो उसके ऊपर बोलते हैं। जिस तरह अभी आपने ये बात की, आप खुद देखें कि जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट के ऊपर किस तरीके से पीटीआई उनके खिलाफ थी और नहीं चाहती थी कि उनकी अपॉइंटमेंट हो। आज बाबर सत्तार साहब उनके हीरो हैं और वो उनके हक में बोल रहे हैं। जिस तरह अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाई गई जब कुछ फैसले पीटीआई को नहीं पसंद आए, लेकिन आज वो भी उनके हीरो हैं। और आपको याद होगा कि एडमिट भी किया था कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है वो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन वो उस वक्त पेश थे उस मामले के अंदर, बताया कि कोई और थे। लेकिन और ये खाली देखिए अलीना, ये पीटीआई की नहीं, आज आप देखें कि जो हुकूमत है या जो ये वाली पार्टीज हैं, उनको भी ये वाले जजेस अच्छे लगते थे जब वो ऑपोजिशन में थे, लेकिन आज वो जिस किस्म की कैंपेन्स हो रही है, मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि ये उसी तरह की, कि जिस तरह काजी फैज़ ईसा साहब के खिलाफ पीटीआई के दौर में हुआ था और आज के दौर में बाबर सत्तार साहब के खिलाफ उस तरह की जो चीज हो रही है। लेकिन असल चीज इसमें अलीना, मैं फिर भी कहूंगी कि चले ये दोहरे म्यार, ये चीजें तो होती हैं, हम इसके ऊपर बहुत बात भी करते हैं। असल बात जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि ये जो 6 जजेस का लेटर है, ये एक हसास मामला है और ये एक बहुत अहम मामला है। इसके ऊपर बिल्कुल फुल कोर्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि जो जजेस ने की तशवीशनाक कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस होना चाहिए। और ऐसे नहीं हो सकता कि ये मामला जो है कोई भी अंडर द कारपेट डाल दे, क्योंकि इसको मंतकी अंजाम तक तो पहुंचाना ही है। क्योंकि असल चीज इसके अंदर ये है कि अदलिया की आजादी, अदलिया के अंदर जो इंटरफेरेंस हो रही है वो कहीं से भी हो। मेमन, आपको क्यों लग रहा है कि इसको अंडर द कारपेट डाला जा रहा है? अभी जो 6 जजेस समाप्त कर रहे हैं वो नहीं अलीना, मैं यही कह रही हूँ कि इसको नहीं डाला जा सकता। मैं यही कह रही हूँ कि फुल कोर्ट क्यों बने? अभी जो समाप्त हो रही है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं एलिना, मैं कह रही हूँ कि हसास मामला है, इसके अंदर फुल कोर्ट बननी चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी बनेगी तो ये जो जजेस का मामला है इसको अंडर द कारपेट अब कोई नहीं डाल सकता। मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वो इतना खुलकर सामने हर चीज आ गई है। हाई कोर्ट ने भी अपनी राय दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बताना है कि जुडिशरी ने आगे से इन मामलों के साथ क्या करना है। जुडिशरी हैज टू सेफगार्ड इट्स ओन इंटरेस्ट। सियासी जमातें तो सियासत करेंगी, उनके दौरे म्यार भी होंगे, लेकिन इस वक्त अदलिया की आजादी को जो खतरा है उसके लिए स्टैंड अदलिया ने लेना है। तो इसलिए फुल कोर्ट बना दें, या अगर ये फुल कोर्ट बनानी चाहिए, मेरा ये वैसे है कि फुल कोर्ट बनानी चाहिए, लेकिन ये भी अगर समाज जिस तरीके से हो रही है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए और इस चीज को एड्रेस करे, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, आप ये जो या की बात करती है ना, असल में बोन ऑफ कंटेंशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मसला है वो है यही। जैसे अभी भट्टी साहब ने भी कहा, शहजाद आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहूँगी कि एक तो चीफ जस्टिस की शमूलियत के ऊपर उनको एतराज़ है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए तो जो 6 जजेस हैं उनके ऊपर वो सही तरह से शायद एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, कह रहे बेहतर होगा अगर कलेक्टिव विजडम मिले तो, गो कि उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अटैच्ड हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं आप ये सारा का सारा मामला? अच्छा अलीना, एक तो ये किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है कि जब फैसले आपके हक में आ रहे हो तो आप जजेस की तारीफ करते हैं, जब फैसले खिलाफ आ रहे हो तो उन पर तनकीद करते हैं। तहरीक इंसाफ ने भी ये किया है और आज भी यही हो रहा है। ये बाबर सत्तार जो है उस वक्त तहरीक इंसाफ इनके खिलाफ थी अपॉइंटमेंट के, और आपने देखा कि उस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN ऑपोजिशन में थी, उन्होंने इसको आउटराइटली सपोर्ट किया। अब PMLN खामोश है इस पूरे मामले पे, जब बाबर सत्तार साहब की खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाई जा रही है और उनमें से कई अकाउंट्स ऐसे हैं जो कि नून लीग से बड़े करीबी समझे जाते हैं, उस पर खामोश है। यही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, कल नून लीग उनकी तारीफ करती थी, आज उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है, उस पर भी वो बिल्कुल खामोश हैं। जस्टिस आमिर फारूक, जिन पे आज आप कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही है, अभी आप देख लें जब ये पहले मामला आया था GB के जज का,
जब एफिडेविट आया था तो उस वक्त नून लीग की क्या पोजीशन थी, वो उस वक्त जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ बात कर रहे थे। तो ये किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है। आपने देखा जस्टिस इजाजुल एहसन और दूसरे कुछ जजेस के हवाले से जलसों में खड़े होकर बात होती थी, तनकीद होती थी बराह रास्त। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे तनकीद हो रही है तो हुकूमत ने FIA को एक्टिव करके पता नहीं कितने दर्जनों सहाफियों को जो है वो नोटिस जारी कर दिए उनकी जवाबंदी के लिए। तो जब आप कर रहे थे, क्योंकि वो जजेस आपको पसंद नहीं थे, आप समझते थे आपके खिलाफ है, तो आप जलसों में तकरीरें करते थे उनके खिलाफ। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम हुकूमत में आ गए, हम ये नहीं होने देंगे, इनको नोटिस जारी करेंगे। तो ये दोहरा मयार दोनों तरफ है। जहां तक ये 6 जजेस वाला मामला है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, मैं किसी पार्टी की पोजीशन नहीं, मैं इस पर अपनी राय आपको दे देता हूं। मेरे ख्याल से जब से ये मामला आया है उस वक्त से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फाइज ईसा साहब, वो बड़े दिफाई पोजीशन पे नजर आए हैं। पहले ये कहा गया कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, हुकूमत से हम सवाल करते हैं, हुकूमत कहते हैं हमारा इनिशिएटिव नहीं था, हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जुडिशियल कमीशन बनाए। और फिर आपने देखा कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का नाम आया, जब वो पीछे हट गए उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस पे 184(3) के तहत हमें मुकदमा सुनेंगे। और वो भी उस वक्त कहा था कि फुल कोर्ट बनाएंगे, लेकिन कहा कि जजेस अवेलेबल नहीं है, और अब भी कहा है कि शायद कुछ जजेस अवेलेबल नहीं है इसलिए हम नहीं बना पा रहे। लेकिन इस पूरी समात के दौरान भी एक अच्छी चीज ये है कि काजी फाइज ईसा साहब ने कंसिस्टेंट रखा। कुछ लोग तनकीद कर रहे थे कि शायद ये मामला टेलीवाइज नहीं होगा, जैसे कि कोर्ट नंबर 1 की दूसरी हेयरिंग्स होती हैं, लेकिन वो टेलीवाइज था। ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने देखा अब जो चीज खुल के सबके सामने डिबेट हो रही है, लोग देख रहे हैं, आवाम देख रही है, वो बड़ी अच्छी बात है। यही मामला जुडिशियल कमीशन में होता, बंद दरवाजे में क्या होती, क्या बातचीत होती, किसी को नहीं पता होता था। अब एक ऐसे अहम मामले पे बहस हो रही है जो कि जरूरी भी है और सबके सामने भी हो रही है, बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे जो इस पूरी हेयरिंग में देखा, मुझे काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बड़ी दिफाई पोजीशन पे नजर आए, और उसकी वजह मुझे नहीं पता क्या है। जैसे अभी बाबर सत्तार साहब की मिसाल दी, इरशाद भट्टी साहब ने यही सारी चीजें फेस करनी पड़ी है काजी फाइज ईसा साहब को अपने दौर में, जब वो कहते थे कि मेरी सर्विलेंस हो रही है। यहाँ पे बाबर सत्तार और दीगर जजेस के हवाले से जो सर्विलेंस हो रही है उस पर दीगर जजेस ने बात की, अथर मिनुल्लाह साहब ने बात की, मंदो खेल साहब ने बात की, मंसूर अली शाह साहब ने बात की, फाइज ईसा साहब ने एक बात नहीं की। फाइज ईसा साहब हर थोड़ी देर बाद ये बात करते हैं कि देखिए मेरे दौर में कुछ नहीं हो रहा, जब से मैं आया हूं सब कुछ ठीक हो गया है, उसके बाद से कुछ नहीं हो रहा। जबकि तमाम जो कोर्ट्स हैं उन्होंने जो लेटर लिखा है वो आप पढ़ें तो उनके लेटर पढ़ के ये अंदाजा हो जाता है कि इट इज एन ऑन गोइंग इशू, ये मदाखलत एक ऑन गोइंग इशू है। जब लाहौर हाई कोर्ट का ये मामला अटॉर्नी जनरल साहब पढ़ रहे थे, जो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आई है, वहां पे जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये पढ़ के तो जो आप पढ़े ये तो लगता है कि ये मामला अब भी जारी है। और इसी तरह के दूसरे खतूत भी थे, और इसीलिए बार बार मंसूर अली शाह साहब बात कर रहे थे कि भाई मसला किसी इंडिविजुअल का नहीं है, कोई किसी को डिफाई पोजीशन पे जाने की जरूरत नहीं, ये मसला कल्चर का है, ये मसला सिस्टम का है, इसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी तरीके से आपने देखा कि जब भी ये बात हो रही थी कि एग्जीक्यूटिव की मदाखलत है, तो चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि देखिए जो मदाखलत है वो इंटरनल भी हो सकती है, इंटरनल प्रेशर भी हो सकता है। इस वक्त जो मैटर है वो इंटरनल प्रेशर का नहीं है, एक खत लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव मदाखलत कर रही है। वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब मौजूद थे जो बार बार पढ़ रहे थे, उनसे पूछते ना जजेस वहां पर, और खासतौर पे चीफ जस्टिस साहब कि क्या आपके नॉलेज में नहीं था कि पिछले साल ही आपको तो इन जजेस ने बताया था कि ये मसला है, तो उस हुकूमत ने क्या किया, और जब आपने उस वक्त कुछ नहीं किया 1 साल पहले, तो इस वक्त आप क्या करेंगे अगर ये मामला इंक्वायरी स्टेज पे जाता है? तो मुझे नहीं पता क्या वजह है। ब्रदर जजेस सारे सवालात उठा रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो चीफ जस्टिस का इस मौके के ऊपर एक्सप्लिसिटली कोई पोजीशन लेना या उनका भी रिमार्क देना, इसको दिफाई पोजीशन कहना जस्टिफाइड होगा या फेयर होगा? मैंने तो अपनी जी मेरे ख्याल से फेयर होगा, इसीलिए मैं ये कमेंट कर रहा हूं। मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जब भी बात हुई एग्जीक्यूटिव ये कर रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं देखिए इंटरनल प्रेशर भी आता है, वो इंटरनल प्रेशर पे लेके चले गए। जहां पे वो ये कहते हैं कि देखिए मेरे आने के बाद कुछ नहीं हुआ, ये इस वक्त जो खत लिखा गया है ये जिसमें उन्होंने कुछ वाकयात का जिक्र किया, वो वाकयात पुराने हैं, लेकिन बात आ जाइए तो ये कोई गारंटी नहीं कर सकता कि जब काजी फाइज साहब रिटायर हो जाएंगे, हो सकता है 6 महीने साल बाद कुछ और चीजें आए, लोग अपने पुराने वाकयात बता रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ चीजें लैग के साथ आती है। आज जो चीजें आ रही हैं वो बंदियाल साहब के दौर की थी, लेकिन अगर जजेस ने खत अब लिखा है जाके फरवरी मार्च में, तो कोई ना कोई चीज तो हुई होगी ना जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ है। वाकयात वो पुराने बता रहे हैं, लेकिन ये मसला ऑनगोइंग होगा तभी खत अभी लिखा गया ना। पुराना मामला था, मैटर खत्म हो गया था, तो वो खत नहीं लिखते, क्योंकि ये इशू ऑनगोइंग है। जैसे मैंने कहा कि अथर मिनुल्लाह साहब ने कहा, दीगर कोर्ट्स ने कहा है, तो फिर अलीना एक चीज ये भी कि जो शहजाद ने जिस तरह बात की है ना, देखे दूसरी हाई कोर्ट्स के भी तो आप रिस्पांस चेक करें। वो पेशावर हाई कोर्ट वालों ने क्या बात की है, उन्होंने बेसिकली तो यही बात की है ना कि जब उनसे कहा गया कि इस तरह के फैसले दे, और अगर जज ने कोई स्टैंड लिया और नहीं दिए तो फिर उनको नॉन स्टेट एक्ट से भी धमकियां हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें इसीलिए मैंने कहा कि असल मसला ये नहीं है कि पीटीआई का दौरा में आ रहा है या दूसरी जमातों का दौरा में आ रहा है। असल चीज ये है कि ये कोर्ट को इसके ऊपर अब कोई मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाना पड़ेगा। ये बहुत
इंपॉर्टेंट मसला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल ये भी उठता है ना कि एब्सोल्युटली बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसला है, लेकिन जब इसके ऊपर सियासत होती है या इस मामले को मुख्तलिफ एंगल से सियासत की नजर से देखा जाता है, उस लेंस में ढाल दिया जाता है, तो फिर इशू भी डिल्यूट हो जाता है और उसकी सीरियसनेस के ऊपर सवाल उठता है। मज़े साहब देखें, एक सेकंड सिर्फ, किसी की सियासत की वजह से इस चीज को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसके ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने देना है, इसके ऊपर वो जजेस ने जो है, जो बेंच बैठा हुआ है। मेमन, लेकिन अगर हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी एक सियासी जमात की तरफ से, या प्रेशर डाला जाएगा इन अदर वर्ड्स कि आज ये जज नहीं, इसको हटा दें, हमें आदम एतमाद है, आज 6 पहले 3 करें, फिर 6 करें, फिर उसके बाद फुल कोर्ट बना दें, आज फुल कोर्ट नहीं, आज इंक्वायरी कमीशन बनाए, इंक्वायरी कमीशन नहीं, तो फिर कंफ्यूजन तो फैलता है और फिर मुतासिर तो होता है सारा मामला। कि ये जो 6 जजेस का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है। ये पीटीआई बेशक रोज मुतालबा करे कि इसको हटा दें, उसको बिठा दें, इसको, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने फेलो जजेस का, उनके लोगों ने और हाई कोर्ट्स ने उनको रिस्पॉन्स दिया है, उनको इसके ऊपर काम करना है। उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पीटीआई रोज क्या कह रही है। मज़े साहब, होना नहीं चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए, बट अपेरेंटली ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने देखा कि इंक्वायरी कमीशन से तसद्दुक साहब ने अपने आप को पीछे किया। मज़े साहब, देखिए, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने ये तय करना है केस उनके ज़माने में आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन ये केस उनके सामने है। मुदाखलत ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह की मुदाखलत रही है। असगर खान केस ले लें और कई केसेस ले लें, आप जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी का केस ले लें, उनको वो हेयरिंग के लिए जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब का केस ले लें, मतलब कोई मुदाखलत एक तरीके से हुई है। तो जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को ये तय करना है, इस बेंच को ये तय करना है कि वो जो 6 जजेस कह रहे हैं, वो बहुत से जजेस ऐसे हैं जो शायद नहीं कह रहे, लेकिन वो भी समझते हैं। तय ये करना है कि ये मुदाखलत होती है या नहीं होती, और मुदाखलत अगर होती है तो उसको रोका कैसे जाए, ये फैसला करना है। दूसरी बात ये कि जैसे आपने अभी वाइट पेपर की बात की पीटीआई के, एक तो ये कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स की डिफाइन है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 4 महीने में फैसला करना है। 4-4 साल लगा देते हैं। आप फैसला कर लें 4 महीने में, उनकी दरख्वास्तें फैसला कर लें। अगर उनकी दरख्वास्त है, इलेक्शन रिलेटेड दरख्वास्त है, तो उसको टेकअप कर लें। सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास मेक और ब्रेक है। उन्होंने वो तारीख बना भी सकते हैं और तारीख में जा भी सकते हैं। ये जो इस वक्त उनके सामने चीज़ें हैं सामने, और कादी फायद ईसा साहब अगर तारीख में अपना नाम रखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, वो किस तरह याद रखे जाएंगे तारीख में, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस वक्त वो जो भी पोजीशन लें, लेकिन इस केस का फैसला जो है वो जस्टिस कादी फायद ईसा और इस पूरे सुप्रीम कोर्ट पे और जनरली हमारी जुडिशरी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो इस फैसले को किस तरह देखती है। क्या वो समझती है कि मुदाखलत नहीं होती, या वो समझते हैं मुदाखलत होती है और उसको रोकने का एक तरीक़ाकार उनको वज़ा करना पड़ेगा। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।